इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था. नाउ विल बी गोइंग टू द पार्ट बाय पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. सो सबसे पहला पार्ट उसमें आता है ब्रेन. ठीक है, आवाज सही आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर. यस सर. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. Brain is made up of approximately 100 billion neurons and it contains trillions of synapses. Synapses के बारे में हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था. Synapses क्या होते हैं? ट्रांसमिशन, कनेक्टिंग ट्रांसमिशन होते हैं जिनके थ्रू जो नर्व इम्पल्स होती है वो फ्रॉम नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्शन परफॉर्म करने के लिए जाती है. ठीक है. सो द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड मेडुला, पॉन्स, मिड ब्रेन. इन तीनों को मिला के बनता है ब्रेन स्टेम. तो ब्रेन स्टेम के कितने पार्ट होते हैं? 3. ब्रेन स्टेम इज कंपोज्ड ऑफ मेडुला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन. Cerebellum, hypothalamus, thalamus and cerebrum are other parts. Okay, now coming on to the next slide. So here we are going to see कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो जहां कर्सर को फॉलो करते हैं, this is the front part, frontal lobe. Then we have this C-shaped structure called corpus callosum. ये तुम्हारा जो वो होता है ब्रेन, उसको बीच से 2 पार्ट में डिवाइड करता है, राइट? कॉर्पस कैलोजम. देन वी हैव पेराइटल लोब, पीछे होता है ऑक्सीपिटल लोब. देन हियर वी आर हैविंग मिड ब्रेन का पार्ट है ये. फिर ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ये सेरिबेलम है. देन वी हैव ये कोरॉइड प्लेक्सस जो कि 4th वेंट्रिकल में होते हैं. कोरॉइड प्लेक्सस की खास बात होती है कि ये तुम्हारा CSF के फ्लो में हेल्प करते हैं. CSF अभी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में हम पढ़ेंगे लास्ट में. तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक पाथ होता है, चैनल होता है, जिसको ये फॉलो करके नीचे तक जाते हैं और ये फाइनली एग्जिट होते हैं यहां से नीचे. ये हो गया कोरॉइड प्लेक्सस. और कोरॉइड प्लेक्सस दो होते हैं. एक होता है एंटीरियर साइड में जो कि तुम्हारा लैटरल वेंट्रिकल्स यानी कि जो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल होती है ब्रेन की, उसको डिवाइड करता है. और फिर 3rd वेंट्रिकल होता है और फिर 4th वेंट्रिकल जहां पे ये दूसरा कोरॉइड प्लेक्सस होता है. ठीक है. इसके बाद अदर पार्ट्स देख लेते हैं. तो अदर पार्ट्स कौन कौन से हैं? थैलेमस इज देयर. फिर उसके बाद यहाँ पे ये तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऑप्टिक नर्व है. देन वी हैव हाइपोथैलेमस ओवर हियर. ठीक है. फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पे, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. ये हैंगिंग होती है इस तरीके से, राइट हियर. ठीक है. इसके बाद ये जो बल्ज है, बल्ज इज कॉल्ड पॉन्स. देन मेडुला, और फिर ये एक्सटेंड करता है नीचे स्पाइनल कॉर्ड में, राइट. ये पार्ट तुम्हें बेसिकली थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा पार्ट कौन सा होता है, कहाँ पे होता है. बेसिक आइडिया होना जरूरी है. नाउ द 4 कैविटीज जिसके बारे में अभी मैंने तुम लोग को दिखाया भी, द 4 कैविटीज विद इन द ब्रेन आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. तो पहली और दूसरी वेंट्रिकल जो होती है उनको बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल. अगर तुमने इसके पहले पढ़ा हो तो तैयारी टाइम में भी इसके बारे में कहा जाता है कि पैरासील इनको बोलते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स जो कि तुम्हारा लैटरल वेंट्रिकल्स होती हैं वो होता है. 3rd वेंट्रिकल को क्या बोलते थे? डायोसील बोलते थे. डायोसील जो होता है वो तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि लैटरल वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करता है 3rd वेंट्रिकल से. ठीक है. ईच वेंट्रिकल कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड कोरॉइड प्लेक्सस. अभी हमने दिखाया था तुम लोग को कोरॉइड प्लेक्सस जो कि तुम्हारा हर एक वेंट्रिकल में सेपरेटली होता है और जो कि फॉर्म करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता किससे है? ब्लड प्लाज्मा से. सो ब्लड प्लाज्मा जो है वो बनाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट. चलो मेरे दिमाग से क्या पार्डन सुनाई नहीं पड़ा, तुम फिर से बोलो जो भी क्वेश्चन था. चलो आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है मेडुला. सो मेडुला हमने अभी पीछे स्लाइड में देखा था. मेडुला कहाँ होता है? जस्ट आफ्टर पॉन्स, जो बल्जिंग एरिया है उसके नीचे होता है मेडुला. मेडुला एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द पॉन्स
एंड इज एंटीरियर टू द सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या था, वो जो बगल का स्ट्रक्चर था, लीफी टाइप का स्ट्रक्चर, वो सेरिबेलम था, तो उसके एंटीरियर में होता है। और एक्सटेंशन यहाँ कहाँ से होता है, स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होता है। नीचे से अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होता है और ऊपर जाके पॉन्स के साइड तक, और सेरिबेलम दूसरे साइड से वहां पे खत्म होता है। अब यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनके। फर्स्ट थिंग, कार्डियक सेंटर्स दैट रेगुलेट द हार्ट, ये लोकेटेड होते हैं मेडुला में। अभी तुम और बेटर जब आगे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो सारे सेंटर्स होते हैं, ये तुम्हारा मेन फिजियोलॉजी मेंटेन करते हैं, रेस्पिरेशन की मेन फिजियोलॉजी मेंटेन करते हैं। ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट हो, किसी का हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें क्या सिचुएशंस आती हैं, किसी का लो ब्लड प्रेशर होता है उसमें क्या सिचुएशन आती है। प्लस कार्डियक सेंटर्स मतलब हार्ट की एक्टिविटी कैसे होता है, सिस्टोलिक, और इन्हीं सब सेंटर्स में प्रॉब्लम होने पे तुम्हें ये जो उच्च रक्तचाप बोलते हैं, हाई बीपी हो जाता है, या फिर अगर बीपी की कोई एबनॉर्मेलिटी होती है जैसे टैकिपनिया हो गया, हायर ब्रेथ मतलब ब्रेथलेसनेस वाला जो प्रॉब्लम होता है, वो भी इसी सेंटर से रेगुलेट होता है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो इन सेंटर्स पे सबसे पहले इफेक्ट आता है, राइट। तो सबसे 3 सेंटर्स कौन कौन से हुए, कार्डियक सेंटर्स जो कि हार्ट को रेगुलेट करते हैं, ये होते हैं मेडुला में। दूसरा होता है वैसो मोटर सेंटर दैट रेगुलेट्स द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर बाय ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का डायमीटर, जो ब्लड वेसल होता है उसका डायमीटर कितना होगा, इतना होगा या इतना होगा, ये डिटरमाइन करता है वैसो मोटर सेंटर। तो ये भी प्रेजेंट होता है मेडुला में, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। तो ये ब्रीदिंग रेगुलेटर मतलब रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन कितना होगा, एक्सपिरेशन कितना होगा, फिर रेस्पिरेशन का रेट कितना होगा, ऑल दिस इज रेगुलेटेड बाय दीज रेस्पिरेटरी सेंटर्स लोकेटेड इन द मेडुला, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इतनी भयंकर आवाज कौन निकाल रहा है यार। पॉन्स, नेक्स्ट कमिंग टू पॉन्स। तो पॉन्स जो होता है, पॉन्स वेरोलाई, इट इज कॉल्ड पॉन्स वेरोलाई। तो पॉन्स बल्जेस इंटीरियर, ये देखो यहाँ पे हमने तुमको फिगर में पहले दिखाया भी है। पॉन्स देखो कहां पर है, नोटिस करो, ये पॉन्स, ये दिस बल्जिंग एरिया, और ये रहा मेडुला, नीचे स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मेडुला का एक्सटेंशन देख लो, मेडुला यहां से लेके पॉन्स के इस पर्टिकुलर बल्जिंग वाले जोन तक ये है मेडुला। और इधर से अगर देखा जाए पॉन्स का एक्सटेंशन देखोगे तो यहाँ पे सेरिबेलम इस साइड आ जाता है, फिर ये तुम्हारा कोरॉइड प्लेक्सस यानी फोर्थ वेंट्रिकल आ जाएगा, और नीचे अगर इसमें देखोगे तो सेरिबेलम का एक पार्ट तुम्हारा मेडुला को इधर भी कंप्लीट करता है, राइट। ये फिर से हो गया हमको लग रहा है, बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं ना। ओके, ठीक है, ये हमने बताया यहाँ पे एक्सटेंशन है। फिर ये सेरिबेलम हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल देख लिया। अब आ जाते हैं फिर से वापस पॉन्स पे। तो पॉन्स इज द बल्ज एंटीरियरली फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द मेडुला, मेडुला के अपर पार्ट से ऊपर बल्ज होता है जो सर्कुलर शेप में दिखा तुम लोगों ने। विद इन द पॉन्स आर द 2 रेस्पिरेटरी सेंटर्स। अभी आगे यहाँ पे नाम नहीं है, इनके नाम भी अगर तुम लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, जिनको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। ये बेसिकली रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं ब्रीदिंग को, ठीक है। अलोंग विथ कोऑर्डिनेट करता है ये मेडुला से। तो इन दोनों सेंटर्स की वजह से तुम्हारा जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होता है इंसान का, जैसे ब्रीदिंग कैसे हम करते हैं, वो मेंटेन करता है पॉन्स और मेडुला कोऑर्डिनेट करके। मेडुला में रेस्पिरेटरी सेंटर और पॉन्स में 2 रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक, ठीक है। लिख सकते हो तुम लोग, लिखना चाहो तो, ये 2 रेस्पिरेटरी सेंटर जो पॉन्स में लोकेटेड होते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर दैट वर्क विद दोज इन मेडुला टू प्रोड्यूस अ नॉर्मल ब्रीदिंग रिदम।
cranial nerves 5 and 8 connect the brain to the pons. ये जो फिफ्थ नर्व यानी ट्राइजेमाइनल और एट्थ नर्व यानी ऑडिटरी, ये ब्रेन और पॉन्स में कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। ये तुम्हारा फैक्चुअल डेटा है, पता होना चाहिए कि इन दोनों का कनेक्शन कौन एस्टेब्लिश करता है, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मिड ब्रेन, अब हमने क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, मेडुला पढ़ लिया, ब्रेन पढ़ ली, ब्रेन का एक ओवरव्यू पढ़ लिया एंड पॉन्स पढ़ लिया। नाउ कमिंग ऑन टू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन एक्सटेंड्स, अब मिड ब्रेन की लोकेशन पहले क्लियर होनी चाहिए कि मिड ब्रेन है कहां पे। तो मिड ब्रेन फिर से आते हैं हम लोग अपने पुराने फिगर पे। मिड ब्रेन कहां पर है, मिड ब्रेन इज राइट हियर, ठीक है। ये लोकेशन है मिड ब्रेन की, ये पर्टिकुलर लोकेशन, मतलब ये यहां से लेके यहां तक ये जो जोन है ये मिड ब्रेन कहा जाता है। जहां पे कर्सर मेरा चल रहा है, दिस इज द लोकेशन ऑफ मिड ब्रेन। यहाँ पे मिड ब्रेन में खास बात होती है कि सबसे बड़े जो ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रेन की, सर्कल ऑफ विलिस, अगर तुम लोगों ने नाम सुना होगा तो सर्कल ऑफ विलिस होता है, वो एक्चुअली मेन कंपोनेंट इसी मिड ब्रेन के जोन में रहता है, जो कि पूरे ब्रेन की सारी आर्टरीज यहीं से निकलती हैं और सारे पार्ट को सप्लाई करती हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया तुम्हें होना चाहिए कि मिड ब्रेन बेसिकली यहाँ पर है, और इसके बारे में फिर हम डिटेल आगे बढ़ते हैं। चलो, मिड ब्रेन एक्सटेंड्स फ्रॉम द पॉन्स टू द हाइपोथैलेमस। इट इंक्लूड्स द सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, तुम लोगों ने पढ़ा होगा अगर प्रिपरेशन के टाइम पे याद हो तो, सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस बोलते थे, which is the tunnel which connects the third and fourth ventricle। अब ये टनल होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट जो कि थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, यानी थर्ड वेंट्रिकल कौन सी थी, डायोसिन, और फोर्थ वेंट्रिकल कौन सी है, जो कि मेडुला ऑब्लंगाटा की वेंट्रिकल है, तो वो उन दोनों को कनेक्ट करता है ये cerebral aqueduct। Visual and auditory reflexes are integrated in the midbrain। अब यहाँ पे हमें खास बात जो मिडब्रेन के बारे में पता होनी चाहिए वो क्या, ऑप्टिक कायज्मा, नाम सुना होगा तुम लोगों ने। ऑप्टिक कायज्मा और ऑडिटरी वाला जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते हैं, रेगुलेट होते हैं, यहाँ से ही इंटीग्रेट होके, जैसे हम जो देख रहे हैं आज, वो कैसे देख रहे हैं, क्या उसका पैटर्न होना चाहिए, वो यहीं से डिसाइड होता है कि हाँ ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस यहीं पे, और क्या सुनते हैं दोनों यहीं पे इंटीग्रेट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं। और जो विजुअल होता है इसको ऑप्टिक कायज्मा बोलते हैं, और ऑडिटरी भी रिफ्लेक्सेस यहीं पे होते हैं, राइट, इंटीग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, मिड ब्रेन, सेरिबेलम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि होता है क्या, सेरिबेलम। Cerebellum is situated inferior to the occipital lobes of the cerebrum। सेरिबेलम की लोकेशन आप बताने की तो जरूरत है नहीं, वो फेदरी स्ट्रक्चर था पॉन्स के जस्ट अपोजिट साइड में, जो कि एकदम फेदर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा था, दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम। Cerebellum is situated inferior to the occipital lobes of the cerebrum and separated by medulla, medulla इस साइड नीचे की तरफ था, and pons by fourth ventricle। तो फोर्थ वेंट्रिकल बीच में था, इसके बाद दूसरे साइड में मेडुला और पॉन्स था, और इस साइड में सेरिबेलम था। सबसे इंपॉर्टेंट अब इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम इंक्लूड रेगुलेशन ऑफ मसल टोन, कोऑर्डिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। क्या क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ मसल टोन। मसल टोन मतलब ये जो पर्टिकुलर बॉडी की मसल हैं, ये कितनी स्टिफ होनी चाहिए, कितना एक नॉर्मल बंदे में स्टिफ होती हैं, इसी में अगर पैरालिसिस हो जाएगा तो तुम हाथ का मूवमेंट ही नहीं कर पाओगे। तो दैट इज द थिंग कि वो रेगुलेशन कौन करता है, वो रेगुलेशन करता है सेरिबेलम। सेम वे कोऑर्डिनेशन, जैसे हमें ये काम करना है, मान लो हमें हाथ ऐसे ऊपर करना है, तो ये कोऑर्डिनेशन ब्रेन से बने कि हम ये हाथ ऊपर कर रहे हैं या करना है हमें, ये काम भी कौन करता है, सेरिबेलम। फिर अगर हम बैठे हैं या खड़े हैं, या एक इक्विलिब्रियम स्टेट है कि हम इस वक्त कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो ये मेंटेनेंस कौन कर रहा है। अगर सेरिबेलम इंटैक्ट नहीं होगा तो मे बी मैं आई कैन स्वे, इस टाइम पे गिर जाऊं, ऐसे गिर जाऊं, तो ये चीजें हो सकती हैं। तो अगर सेरिबेलर किसी को डिसऑर्डर होता है, किसी को सेरिबेलम में प्रॉब्लम होती है, तो वो खड़ा नहीं रह सकता, वो अगर सीधे खड़ा होगा तो वो गिर जाएगा किसी साइड में। वो बहुत सारे एक्ट्स जो नॉर्मल पर्सन कर सकता है वो नहीं कर सकता, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सेरिबेलम यूजेस इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेविटी एंड मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय रिसेप्टर्स इन द इनर ईयर टू रेगुलेट इक्विलिब्रियम। अब देखो ईयर में, अगर तुमने कभी ईयर पढ़ा होगा, ईयर के बारे में, तो ईयर में एक खास बात पढ़ाई जाती है कि वो मेंटेन करता है बॉडी को इक्विलिब्रियम, वो भी। तो उसमें क्या होता है, एक ओटोलिथ ऑर्गन होता है, ओटोलिथ्स, देयर इज अ मेंशन अबाउट इट इन एनसीईआरटी आल्सो। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में कहीं ना कहीं लिखा है, एक दो जगह पे। तो ये कम ईयर में, ईयर भी रेगुलेट करता है वहां पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके थ्रू, जिससे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में बनी रहती है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के नॉर्मल होम्योस्टेसिस में। हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल एरिया लोकेटेड सुपीरियर टू पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस की लोकेशन पता होनी चाहिए, ये जरूरी है, इसलिए हम फिर से देखेंगे जाके वही फिगर जो हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था। So we need to be clear about कि हाइपोथैलेमस का लोकेशन कहां पर है। यस, हाइपोथैलेमस कहां पर है? हाइपोथैलेमस इज राइट हियर। अब देखो ये हाइपोथैलेमस की लोकेशन है, और इससे हैंग होती है रेथिकेस पाउच के थ्रू ये पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका ये एंटीरियर लोब, ये पोस्टीरियर लोब। तो ये हो गई लोकेशन हाइपोथैलेमस की, जो हमें पता होना चाहिए। अब हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, और प्लस इसके फंक्शंस एक्स्ट्रा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं हाइपोथैलेमस की डिटेल्स में। हम सारे पार्ट्स तुमको फिर से एक बार जाके इसीलिए दिखा रहे हैं, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो यू कैन आस्क एंड क्लियर इट राइट नाउ। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल एरिया लोकेटेड इन सुपीरियर टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर है, रेथिकेस पाउच से पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे लटकती है, और उसी के ऊपर हाइपोथैलेमस का रीजन होता है, और हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर होता है थैलेमस। सो इसके मेन, सबसे इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस है। द मेन फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस आर प्रोडक्शन ऑफ एंटी डायोरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। सबसे पहला फंक्शन एंटी डायोरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन ये बनाता है। अब इस चीज की सबसे खास बात ये होती है कि ये ऐसे दो हार्मोन हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम नोट भी कर सकते हो, कि ये मात्र ऐसे दो हार्मोन हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू रिलीज होते हैं। इनके अलावा बाकी सारे हार्मोन्स की खास बात ये होती है कि वो सारे इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं। ये मात्र दो हार्मोन हैं, एंटी डायोरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, राइट। यही दोनों जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और वो भी सिक्रीट होते हैं, रिलीज दे आर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। दूसरा फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग फैक्टर्स व्हिच स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट हार्मोन्स। अब जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कभी कि हार्मोन्स के बारे में, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? जैसे ग्रोथ हार्मोन हुआ, ठीक है, एफएसएच हुआ, एलएच हुआ, थायराइड हुआ, ये सारे हार्मोन्स होते हैं सिक्रीट। तो ये जो रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी अगर ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, जो कि स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर फर्दर ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी। सेम वे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होगा वो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, फिर वो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करेगी। सेम वे तुम्हारा एफएसएच के लिए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, जो कि तुम्हारा प्रोड्यूस करेगा गोनाडोट्रोपिस, जिनको नाम है एफएसएच और एलएच। तो इसी तरीके से जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, उन सारे हार्मोन्स का जो रिलीजिंग फैक्टर होता है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कोई फंक्शन बोल सकते हो तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी रिस्पॉन्सेस सच एज स्वेटिंग एंड शिवरिंग। किसी को अगर फीवर होता है, किसी को अगर फीवर होता है तो फीवर क्यों होता है? फीवर इसीलिए होता है बिकॉज हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है कि बॉडी में एक्टिविटीज बैक्टीरिया या वायरस की बढ़ी, तो बैक्टीरिया वायरस को
तो अगर किल करना है या कुछ भी करना है तो थर्मोस्टेट बोलते हैं इसको, इसीलिए हाइपोथैलेमस इज आल्सो नोन एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। तो ये बॉडी के टेम्परेचर को रेज कर देता है, जिससे जो पर्टिकुलर नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं या इवन कुछ वायरसेस होते हैं, दे गेट किल्ड। ठीक है, तो वही चीज है। सेम वे अगर जैसे मान लो तुम किसी पोलर रीजन में चले गए जहां पे एक्चुअली कोई प्रॉपर तुमने केयर नहीं रखा है और बर्फबारी हो रही है, तो यू ट्राई टू शिवर। तो शिवरिंग क्या है, एक मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोडक्शन है, जिससे कि वो होता क्यों है, ताकि जब एक बार तुम अगर शिवरिंग होगी तो यू विल फील लेस कोल्ड, क्योंकि शिवरिंग से हीट जनरेशन होगी बॉडी की हर सेल से, एंड फाइनली यू विल फील बेटर। सो वो भी रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। दैट इज व्हाई इसको बोलते हैं कि हीट एंड कोल्ड बैलेंस मेंटेन करने वाला जो होता है ये पर्टिकुलर ग्लैंड होता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक, अब हम कितना खाएंगे, क्या खाएंगे। सेटाइटी, सेटाइटी वर्ड अगर तुम लोगों को पता हो तो सेटाइटी का मतलब होता है फुलनेस। जैसे कितना खाने के बाद हमें लगता है कि नाउ आई एम डन, अब मुझे नहीं खाना है। ये भी रेगुलेशन कौन करता है, ये रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक हाइपोथैलेमस करता है। ये सब फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पता होने चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, पहले तो तुम लोग को ये पता होना चाहिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सिंपैथेटिक का मतलब तुमको बहुत सिंपल ढंग से हम समझा देते हैं, अगर तुम लोग को अभी तक नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो हम एक बताएंगे, दूसरा उसका एग्जैक्ट रिवर्स होता है। सो जो एक है वो सिंपैथेटिक। तो समझ, एज्यूम करो कि तुम घर से निकले और तुम्हारे सामने शेर आ गया, एक लाइक लायन तुम्हारे सामने आ गया, तुम क्या करोगे, तुम्हारी बॉडी की हार्ट रेट बढ़ेगी, तुम भागोगे रफ्तार, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन कहाँ बढ़ेगा, तुम्हारी बॉडी की मसल्स में, यानी लिम्स में ब्लड सर्कुलेशन की ज्यादा जरूरत है, तो लिम्स की तरफ, फेस की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी। ब्लैडर उस वक्त ऐसा तो है नहीं कि एट दैट टाइम यू विल थिंक कि हम हमें नहीं और रुक के पेशाब कर लें या व्हाटएवर यूरिनेट कर लें तब जाके हम आगे बढ़े, नहीं, यू विल रन एज फास्ट एज यू कैन। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो तुम्हारी जो सारी जो रिलैक्स्ड वाली फेज की सारी एक्टिविटीज हैं वो ऑटोमेटिकली अंडर कंट्रोल आ जाएंगी, यानी डाइजेशन बंद हो जाएगा, डाइजेशन नहीं होगा उस टाइम पे, जबकि तुम्हारा बॉडी का जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, सारा जो ये तुम्हारा जो ब्लड सप्लाई टू द पेरिफेरी, यानी फेसेस में, हैंड्स में, लेग्स में सब बढ़ जाएगा, राइट। तो ये कौन रेगुलेट करता है, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी चालू होगी, यानी फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, क्या कहते हैं, वही जो होता है ना 3F बोला जाता है। तो वो वाला एक्टिविटी कौन मेंटेन करता है, यही रेगुलेशन। इन दोनों को कैसे काम करना है ये रेगुलेट भी हाइपोथैलेमस करता है, राइट। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शनिंग हो गया। स्टिमुलेशन ऑफ विसरल रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग इमोशनल सिचुएशंस। अब जो बॉडी के इनर ऑर्गन्स है, जैसे अभी हमने तुमको बताया कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में विसरल ऑर्गन्स यानी डाइजेशन, जैसे हम इनसाइड एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, तो वो कैसे होंगे, वो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा, तो वो स्लो डाउन हो जाते हैं। ये सब भी मेंटेन हाइपोथैलेमस करता है। फिर ये लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन ऑफ बॉडी रिदम्स, यानी हमारी बॉडी, जैसे हमारी स्लीप वेकअप साइकिल जो होती है, कितना हम सोते हैं वो मेंटेन कौन करेगा, यही अंडर। इसके साथ एक और हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो कि तुम्हारा सर्कैडियन रिदम्स बोलते हैं इनको, वो मेंटेन करता है। तो इसमें क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी रिदम्स सच एज सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, स्लीप साइकिल्स, चेंजेस इन मूड एंड मेंटल अलर्टनेस। यानी हम एक नॉर्मल टेंडेंसी ह्यूमन बीइंग की क्या होती है कि जैसे हम दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं, राइट, एवरीबॉडी डज दैट। ऑल्दो ये मेडिकल स्टूडेंट्स और हम लोगों में अलाउड नहीं है, हमारे यहाँ तो उल्टा साइकिल चलती है, बट एक नॉर्मल बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि पीपल स्लीप एट नाइट।
तो ये पर्टिकुलर साइकिल कि हम दिन में जागेंगे और रात में सोएंगे, ये कौन मेंटेन करता है? ये मेंटेन करते हैं यही हॉर्मोन्स जो कि स्लीप में सिक्रीट होते हैं, स्लीप साइकिल को मेंटेन करते हैं कि कैसे सोता है इंसान, कैसे जगता है। फिर चेंजेस इन मूड, कैसा हमारा मूड रहेगा, ये भी मेंटल अलर्टनेस, कब हमें सही रहना, जैसे इस वक्त सब लोग पढ़ रहे हो, एवरीबॉडी इज फोकस्ड कि हमें पढ़ाई करनी है, तो इस टाइम पे मेंटल अलर्टनेस मेंटेन कितनी रहनी चाहिए? जैसे इसमें कोई किसी को नींद आ रही हो या कोई सो रहा हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये भी कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर होता है हाइपोथैलेमस में, कि हाँ तुम्हारा क्या एक्चुअल फिगर है इन सब पर्टिकुलर सिम्टम्स को लेकर। हाइपोथैलेमस इज डन, होप तुम लोग को समझ में आया होगा। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई रीजन से इंपॉर्टेंट है और पता होना चाहिए, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू थैलेमस। थैलेमस बेसिकली क्या होता है? थैलेमस का लोकेशन हमने बताया था, थैलेमस जस्ट हाइपोथैलेमस की लोकेशन का जो रूफ होता है उसको थैलेमस बोलते हैं। अब थैलेमस के फर्दर भी डिवीजन होते हैं, लेकिन तुम्हारे कोर्स, तुम्हारे पर्टिकुलर लेवल पे उसकी जरूरत नहीं, तो यहाँ पे तुम्हें बस थैलेमस का एक बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो द थैलेमस इज सिचुएटेड सुपीरियर टू द हाइपोथैलेमस एंड इंफीरियर टू द सेरिब्रम। सेरिब्रम ऊपर था, उसके नीचे थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस। So many of the functions of thalamus are concerned with sensations, यानी जो भी हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं। जैसे स्मेल का टेंडेंसी, यू आर वॉचिंग समथिंग, इसके बाद तुम बोल रहे हो या जो भी पर्टिकुलर है, वो इंपल्सेस कैसे फाइनली इंटीग्रेट होती है ब्रेन में, ये रेगुलेट होता है थैलेमस में। द थैलेमस इंटीग्रेट द इंपल्सेस फ्रॉम क्यूटेनियस रिसेप्टर्स एंड फ्रॉम द सेरिबेलम, यानी सेरिबेलम और जो बाहर के क्यूटेनियस रिसेप्टर्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम करता है थैलेमस। पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद पेन आर ऑल प्रोसेस्ड इन थैलेमस। अब जो पेन, जैसे मान लो तुमको कहीं चोट लगी तो तुमको दर्द होता है, जो वो इंफॉर्मेशन कैसे ब्रेन तक पहुंचती है, ये भी रेगुलेट करता है थैलेमस। ये प्रोसेसिंग इसकी कहां होती है? थैलेमस में, राइट। सब ऊपर तो नहीं जा रहा है बच्चों? नो सर। समझ में आ रहा है ना? मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी अपने डाउट्स डाउट्स नोट करके जाना, जहां भी पिछली स्लाइड में प्रॉब्लम होगी वो पूछ लेना हमसे, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। गुड गुड गुड, चलो लेट्स चलो पढ़ते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, जो हमने तुमको दिखाया था, दो लोब्स, फ्रंटल लोब और वो सब, जो तो फ्रंटल लोब और पूरा लोब जो दिखाया था वो बेसिकली तुम्हारा सेरिब्रम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। It consists of two cerebral hemispheres which are separated by longitudinal fissure. At the base of this groove, this deep groove is corpus callosum. देखो हमने तुम लोग को बताया भी था, C shaped जो स्ट्रक्चर था, C shaped स्ट्रक्चर जो कि पूरा एकदम बीच से इंटरसेक्ट डिवाइड करता है ब्रेन को, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम, जो कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। यानी अगर इस सर को सीधे बीचों बीच से काटा जाए तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट कटेगा, सी शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट वुड बी कॉर्पस कैलोजम, राइट। द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम, तो ये जो पार्ट डिवाइड होगा तो राइट वाला राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाला लेफ्ट हेमिस्फीयर हो जाएगा। द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम इज ग्रे मैटर कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। द सरफेस ऑफ सेरिब्रम इज ग्रे मैटर एंड कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा, दूसरा सेरिब्रल मेडुला होगा। तो उन सरफेस, इसका सरफेस जो होता है उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। और द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू lobes that have the same names as the cranial bones external to them. अब देखो ये बात थोड़ा समझ लो, ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर समझ लो कि जैसे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फर्दर डिवीजन होता है वो उन लोब्स में होता है जो कि क्रेनियल बोन्स के बेसिस पे होता है। तो पहले बोन्स तुम्हें पता होने चाहिए कि इस पर्टिकुलर बोन के हिसाब से इस पर्टिकुलर जोन का डिवीजन होता है, ठीक है। किसी ने फिर प्रेजेंट किया, यार बच्चों प्रेजेंट मत करो,
जो प्रेजेंट कर रहा है वो हटाए हकीम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन पे चलते हैं, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया, these are the paired masses of gray matter within the white matter of cerebral hemisphere। तो अब देखो, हमने बताया तुमसे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो दो पार्ट में होता है, तो उसमें क्या होता है, एक ग्रे मैटर होगा, एक व्हाइट मैटर होगा। तो जो व्हाइट मैटर है उसमें कुछ बंचेस या पार्ट ग्रे मैटर का होता है, जिसको हम बोलते हैं पेयर्ड मास होता है, छोटा छोटा बंडल टाइप का, उनको हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। देयर फंक्शंस आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट एंड दे वर्क विद सेरिबेलम। अब बेसल गैंग्लिया का बेसिक फंक्शन क्या होता है, एक बॉडी मूवमेंट कैसे होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर, जैसे चल रहा है इंसान तो कैसे चलना चाहिए, जैसे किसी का एकदम इरेगुलर अगर मूवमेंट होने लगे हाथ में तो वो बंदे की लाइफ प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। तो वो पर्टिकुलर मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट कैसे होना चाहिए, ये रेगुलेट करता है बेसल गैंग्लिया। द बेसल गैंग्लिया हेल्प टू रेगुलेट मसल टोन जस्ट लाइक सेरिबेलम, कोऑर्डिनेट मोटर मूवमेंट एंड पोस्चर, यानी कैसे हमारा मूवमेंट होता है ये कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो इनहिबिट्स अनवांटेड मस्कुलर एक्टिविटी। अगर तुम लोगों ने कभी पढ़ा हो तो जैसे मूवमेंट्स, अनवांटेड मूवमेंट जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जैसे कोरिया हो जाता है किसी को, फिर बेलिस्मस या हेमीबेलिस्मस हो जाता है, तो इन सभी केसेस में क्या होता है कि बच्चे का इरेगुलर ऐसे ऐसे रैंडम मूवमेंट, ऐसे इस टाइप से हाथ उसका मूवमेंट करेगा, या फिर बॉडी का ओवरऑल जनरलाइज मूवमेंट इरेगुलर हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर चीज कब होती है, जब उसके बेसल गैंग्लिया में कहीं चोट, मान लो कहीं ट्रॉमा हुआ, चोट लगी, तो उससे बेसल गैंग्लिया डैमेज हो गया, उस वजह से हो सकता है, या फिर नेचुरली किसी डिजीज की वजह से बेसल गैंग्लिया में डैमेज हो गया, तो उस केस में ये तुम्हारा मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि कोरिया बोलते हैं इनको, एथिटोसिस बोलते हैं, हेमीबेलिस्मस बोलते हैं, बेलिस्मस बोलते हैं। तो इस टाइप की ये सब सारी चीजें आगे डिटेल में पढ़ोगे तुम लोग। ये बेसल गैंग्लिया में जब प्रॉब्लम होती है तो ये बीमारियां होती हैं। एक थोड़ा सा ओवरव्यू तुम लोग को बस दे दिया, पता चलना चाहिए, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, मेनिंजेस। ठीक है, मेनिंजेस। तो मेनिंजेस के बारे में तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि आउटर टू इनर मेनिंजेस। पहली बात होती क्या है, तो मेनिंजेस क्या है, प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट लेयर, कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर करता है। ठीक है, इनको मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनका क्या होता है सीक्वेंस, तो दोनों तरफ से तुम सीक्वेंस याद कर सकते हो। अगर तुम इनर टू, हाँ बोलो बच्चा। ओके, चलो। So the connective tissue membrane that covers the brain and spinal cord are called meninges. Outer layer क्या होगी, ड्यूरा मैटर होती है। इन मिडिल लेयर एरिकनॉइड मैटर एंड इनर मोस्ट लेयर पाया मैटर। अब अगर तुम्हें दो मेमोनिक हैं, या तो डैप समझ लो कि आउटर टू इनर है तो डैप होता है, और अगर इनर टू आउटर जानना है तो पैड होता है। तो पैड, पाया मैटर, एरेक्नॉइड, ड्यूरा मैटर ऐसे याद कर सकते हो, या फिर डैप याद कर सकते हो, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड, पाया मैटर, किसी भी तरीके से बस याद होना चाहिए, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेशन, अभी फिलहाल के लेवल पे, तुम्हारे लेवल पे हमने बहुत ज्यादा नहीं बताया इसके बारे में कि सर्कुलेशन कैसे होता है, लेकिन एक ओवरव्यू तुम लोगों को मैं जरूर बता दूंगा कि कैसे होता है। तो अभी हम चलेंगे उसी फिगर पे वापस, तो हम तुमको समझाएंगे कि कैसे कैसे सर्कुलेट होता है। तो यहां पे पहले समझ ले सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता क्या है। तो कोरॉइड प्लेक्सस अभी हमने पढ़ा, कोरॉइड प्लेक्सस सारे जितने भी वेंट्रिकल्स हैं सब में कोरॉइड प्लेक्सस पाया जाता है, जिनके थ्रू सिक्रीट होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि बनता कहां से है, ब्लड प्लाज्मा से, राइट। Approximately 500 ml of CSF is secreted each day, but only approximately 150 ml is in the ventricular system at any one time. अब इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि हर दिन 500 ml CSF सिक्रीट होता है, लेकिन
अगर किसी पेशेंट का, जैसे मान लो किसी एक नॉर्मल पर्सन का, जिसमें नॉर्मल पर्सन मान लो तुम हो गए या हम हो गए, अगर आज की डेट में इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा सीएसएफ का एनालिसिस कराया जाए तो हमारे सीएसएफ के वेंट्रिकुलर सिस्टम में सिर्फ 150 ml सीएसएफ मिलेगा एक नॉर्मल पर्सन में। तो 500 ml डेली सिक्रीट होता है, लेकिन वो इवैक्यूएट होता रहता है। जिन केसेस में, जिन पेशेंट्स में, जैसे मान लो किसी बच्चे में या बड़े में ये चीज नहीं हो पाती, इसका इवैक्यूएशन नहीं हो पाता, तो उसमें रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन हो जाता है, यानी उसका टेंशन बढ़ने लगता है, उसका सर बड़ा हो जाता है। कभी कभी देखा होगा तुमने, जिसको बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस, मतलब वो सीएसएफ के ओवरलोड की वजह से बड़ा सर हो जाता है, फिर उसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं, और फिर उसका फर्दर फिर ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है, उसको निकालना पड़ता है ड्रेन करके। तो वो प्रॉब्लम हो जाती है हाइड्रोसेफेलस। ये नोट कर लो, हाइड्रोसेफेलस होता है अगर सीएसएफ प्रॉपर इवैक्यूएट नहीं होता तो। नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर, अब तुम्हें नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर पता होना चाहिए कितना होता है, 10 mmHg, यानी 10 mmHg तक नॉर्मल होता है, तब तक कोई नहीं होगा। इसके बाद अगर जैसे ही बढ़ेगा तो फिर इंसान को हेडेक होता है, जैसे सीएसएफ प्रेशर बढ़ता है तो हेडेक होना स्टार्ट होता है, सबसे पहली चीज। और ये जो नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर होता है, ये जब इंसान लेटरली लेटा होता है उस पोजीशन में लिया जाता है, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। अब हम जो जरा सा तुम लोग को इसके बारे में, सीएसएफ सर्कुलेशन के बारे में बता देते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। फिर तुम लोग के क्वेश्चंस ले लेंगे, उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। सो सीएसएफ सर्कुलेशन की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो सीएसएफ सर्कुलेशन देखो कहां से शुरू होगा। पहली बात ये कि यहाँ पे तुम्हारा दो जो तुम्हारे लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं वहां से, यानी यहाँ ये जो दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, यहां से सीएसएफ का सर्कुलेशन बिगिन होता है। ये सर्कुलेशन ये यहां से शुरू होगा, ये लेटरल वेंट्रिकल के बाद यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस वाला रीजन आ गया। तुम लोग देखते जाओ, ये यहां से लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, लेटरल वेंट्रिकल से शुरू हुआ, यहां से ये हाइपोथैलेमस ये वाला रीजन आ गया, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल से स्टार्ट होके हाइपोथैलेमस वाले रीजन से होते हुए फिर ये थर्ड वेंट्रिकल आ गया। थर्ड वेंट्रिकल के बाद ये यहां से जाता है इसे सीधे सीधे, ये है फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये जो थर्ड वेंट्रिकल होता है इसमें एक फोरामेन होता है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में फोरामेन होता है, जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो, जो कि कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू ये पास होता है। फिर सेरिब्रल एक्विडक्ट आता है, और उसके बाद ये फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल में दो फोरामेना होते हैं जिनके थ्रू सीएसएफ बाहर जाता है। जो हमने अभी बताया तुमको कि सीएसएफ आता भी है और बाहर भी जाता है। तो बाहर जाता है वो दो फोरामेन की वजह से, जिन फोरामेन को बोलते हैं, फोरामेन मतलब छेद, उनके थ्रू निकल के सीएसएफ बाहर जाता है, जिससे कि नॉर्मल प्रेशर मेंटेन रहता है। तो वो दो फोरामेन यहाँ पे पाए जाते हैं फोर्थ वेंट्रिकल में, जिनको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडी एंड पेयर्ड फोरामेन ऑफ लश्का, ठीक है। और उसके बाद फिर वो नीचे चला जाता है तुम्हारा पर्टिकुलर कोरॉइड प्लेक्सस के थ्रू, मतलब स्पाइनल कॉर्ड वाले जोन से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सीएसएफ का सर्कुलेशन। अब मुझे लगता है तुम लोग को मैंने चैप्टर में लगभग सारी चीजें कंप्लीट कर दी हैं। तो अब बच्चों जो भी कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क। समझ में आया? सर जो आदमी पागल होते हैं, हेलो, हाँ बोलो, सुन रहे हैं, बोलो। सर जो पागल होते हैं वो सेरिबेलम के कारण होते हैं। आवाज क्लियर नहीं है बालक तुम्हारी। सर जो मेंटेन, जिसका दिमाग ठीक नहीं रहता सर, वो सेरिबेलम के कारण होता है। नहीं, वो उसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं बालक। उसके लिए ये साइकेट्रिक बीमारियां भी होती हैं, जिसमें मान लो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में डिफेक्ट होता है। जैसे इनमें सेरिबेलम से इसका मतलब नहीं होता। सेरिबेलम तो तुम्हारा बेसिकली बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे किसी का सेरिबेलम खराब होगा तो उस पेशेंट में प्रॉब्लम तुम्हें सबसे ज्यादा जो दिखेगी वो ये कि वो खड़ा नहीं हो सकता, वो ठीक से चल नहीं सकता, वो
प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर सकता। जैसे उसको कोई काम बताओगे, मान लो जैसे मैंने कहा कि अगर तुमको ये करना है, उंगली को हाथ से छूना है ऐसे, ये काम तुम कर ले रहे हो क्योंकि तुम्हारा सेरिबेलम नॉर्मल है, तुम इंटैक्ट सेरिबेलम के साथ हो। ये चीज तुम आंख बंद करके भी कर सकते हो, इसको टेस्ट बोलते हैं। ये जब टेस्ट सेरिबेलम के टेस्ट कराए जाते हैं तो उनमें देखा जाता है कि ये कर सकते हो तुम, फिंगर से नोज टच करना, आंख खुली रख के भी, आंख बंद करके भी। लेकिन अगर किसी का सेरिबेलम खराब होगा तो ये मूवमेंट उसके लिए नहीं, इम्पॉसिबल होगा, वो कर ही नहीं पाएगा, उसका इधर जाएगा उधर जाएगा लेकिन डायरेक्ट नाक पे नहीं आएगा। राइट, ऐसे टाइप के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि कराए जाते हैं अगर सेरिबेलम की किसी में प्रॉब्लम होती है। सेरिबेलम का मेंटल इलनेस से कोई प्रॉब्लम मतलब रिलेशन नहीं होता, वो दूसरे इश्यूज होते हैं, वो साइकेट्रिक इश्यूज मेनली होते हैं, मानसिक विभाग, मानसिक रोग से संबंधित। और क्वेश्चन पूछो। तो पैरालिसिस रिलेटेड होता है क्या सर सेरिबेलम? एक बच्चा पूछेगा, एक। सर अगर किसी को पैरालाइज की प्रॉब्लम है या उनका कोई अंग खराब है तो सर सेरिबेलम की वजह से हो रहा है? नहीं नहीं बेटा, जो पैरालिसिस होती है मेनली, वो पैरालिसिस का रीजन सेरिबेलम नहीं होता, वो पैरालिसिस का रीजन होता है, जैसे हमने तुमको यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन का एक सर्कल ऑफ विलिस होता है। तो जो ब्लड सप्लाई करती है ऑर्गन और पूरे ब्रेन को, आर्टरीज, जब आर्टरीज में रप्चर होता है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन की सप्लाई कम हो जाती है, यानी वहां पे खून नहीं पहुंचता। हमारा बॉडी फंक्शन क्यों करता है? बिकॉज हर एक ऑर्गन में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन जब वो ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है, जैसे मान लो सपोज यहां से ये सप्लाई इस पर्टिकुलर फ्रंटल लोब को जा रही है, जहां जो कि थिंकिंग, एक नॉर्मल थिंकिंग बना रहा है, या मान लो जैसे तुमने कहा कि वो बंदे को खड़े रहना या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन को नॉर्मल फंक्शन करा रहा है, तो अगर वहां की सप्लाई हैम्पर हो गई तो वहां का जो ऑर्गन होगा वो डैमेज हो जाएगा ना। तो वो जब डैमेज हो जाता है तो वो ऑर्गन पैरालाइज हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग कंप्लीट हो जाती है। दूसरा रीजन होता है इस एरिया की जो नर्व सप्लाई होती है, इसी तरीके से आर्टेरियल सप्लाई की वजह से भी होता है और नर्व की सप्लाई की वजह से भी। तो जो नर्व होती है, नर्व डैमेज हो जाए, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया की नर्व डैमेज हो गई, उससे भी तुम्हारा पैरालिसिस हो जाती है। तो पैरालिसिस के मेनली रीजन मेनली नर्व और आर्टेरियल होते हैं, उसका पर्टिकुलर ऑर्गन से नहीं मतलब होता है। नेक्स्ट सर, पोन्स में दो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, कौन कौन से सर? किसमें? हाँ हाँ, पोन्स में सर दो रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं सर, कौन कौन से? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, PNEUTAXIC, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जी सर। एंड दूसरा होता है एपिन्यूस्टिक सेंटर, APNEUSTIC, APNEUSTIC, एपिन्यूस्टिक सेंटर। जी सर। ओके बच्चों। सर अगर किसी का हंगर सेंटर डैमेज हो जाए अगर उसको भूख नहीं लगेगी? नहीं, हंगर सेंटर नहीं होता बच्चा। वो हंगर सेंटर का मतलब जैसे हाइपोथैलेमस डैमेज होगा तो तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम कितना खाओगे। जैसे कोई इंसान का अगर मान लो सैटाइटी सेंटर डैमेज हो गया तो वो हो सकता है 20 रोटी खा जाए और उसको लगे कि मैं भूखा ही हूं, या हो सकता है वो कुछ ना खाया हो पिछले 5 दिन से, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसने खाना खाया कि नहीं, या उसको रिक्वायरमेंट है कि नहीं खाने की। तो पर्टिकुलर जैसे फुलनेस कि हम ने कितना खाया, 4 रोटी तुमने खाई, 4 रोटी के बाद यू आर फीलिंग लाइक कि आई एम फुल, अब मुझे नहीं खाना है आगे। ये पता कैसे चलता है कि तुम्हारा पेट भर गया? ये पता चलता है हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस अगर डैमेज होगा तो तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा पेट भरा या नहीं भरा। यू विल कीप ईटिंग, या फिर तुम कुछ खाए नहीं होगे, तुम्हें इसका क्लियर डिफरेंस नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अपना बोन था सर, इसमें छोटे छोटे होल हो जाते सर, रीजन हो जाता है। क्वेश्चन नहीं समझा बच्चा तुम्हारा, फिर से बोलो। ये बोन होता है सर, ये जो छोटे छोटे होल हो जाते हैं, होता है सर, होते हैं ना कुछ पेशेंट होते हैं ना सर, कि मतलब बोन में मतलब अंदर का मतलब छोटा छोटा छेद हो जाता है सर, क्वेश्चन क्या है? यही
क्यों होता है बेटा? उसके बहुत सारे कारण होते हैं। बोन में होल होने का मतलब ये हो जाता है कि कैंसर वगैरह हो जाता है, कैंसर की वजह से हो सकता है, कभी किसी की हड्डी टूटी वहां पे, उसकी वजह से मेनली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज उसका कार्सिनोमा ही होता है। कार्सिनोमा की वजह से ही मेनली वो अफेक्टेड होते हैं कि उनमें स्पॉन्टेनियस होल हो गए, अदरवाइज बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि होल होना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर जब कोई हेलो सर। सर जब कोई पेशेंट जो है कोमा में चला जाता है तो उसका मतलब क्या डिसऑर्डर हो जाता है? कोमा मतलब बेटा रिस्पॉन्सलेसनेस हो जाती है, यानी डिसऑर्डर मतलब बेसिकली डिसऑर्डर क्या है कि एक स्टेट होती है जहां पे ब्रेन की ऑलमोस्ट एक्टिविटी सारी ब्रेन की बस चलती हैं, उनका मोटर कंट्रोल खो जाता है। जैसे दो चीजें होती है ना, कि जैसे मान लो हम कुछ बोल रहे हैं और हम साइमल्टेनियसली कुछ कर रहे हैं, उसमें ये एक ऐसा स्टेट है जहां पे तुम एक पूरा हर एक चीज तुम्हारा रेगुलेट हो रही है, जो तुम सोच रहे हो वो हो रहा है, राइट? बट व्हेन देयर इज अ स्टेट ऑफ कोमा, देन यू विल फाइंड कि दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल, राइट? यस सर। हेलो सर। सर सेरिबेलम में चोट लगने से क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी आंखों की रोशनी चली जाए? ऐसा कुछ नहीं होता। चलो, सो टुडे वी आर डन सर। Sir, why parasympathetic fibers do not travel in dorsal and ventral rami of spinal nerve? ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं यार, तुम कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर इसने सर नोट में लिखा था तो सर समझ में नहीं आया मुझे। कहाँ पे, कौन से नोट में? आकाश के सर मॉड्यूल में लिखा था। हाँ तो आकाश से पूछना कहीं। चलो ठीक है, वी आर डन विथ हियर। चलो तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में बाकी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक